हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको इस समय जो है भौतिक भूगोल से करवाए जा रहे हैं। इसके पहले के जो प्रश्न थे हम लोगों ने भारत के भूगोल से प्रैक्टिस किया था। भौतिक भूगोल के प्रश्नों की क्लासेस देखिए अभी 2-3 क्लासेस से कराई जा रही हैं, जिसमें हम लोग भौतिक भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं पहली परीक्षाओं में, उन्हीं के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज की क्लास जो है आपकी देखिए भूगोल की जो है ये भौतिक भूगोल की तीसरी क्लास है। इसमें देखिए हम लोगों को जो भी चीज़ें पढ़नी है वो जो मैंने पिछली क्लास में आप लोग का अध्ययन कराया था कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से संबंधित, ज्वालामुखी से संबंधित, महाद्वीपों से संबंधित, उनकी सीमाओं से संबंधित, तो इस तरीके के जो भौतिक भूगोल के प्रश्न हैं इस क्लास में हम लोग को प्रैक्टिस करने हैं। तो ये देखिए भूगोल की जो है आपकी 12वीं क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 11 क्लासेस में प्रैक्टिस जो है प्रश्नों का अच्छे तरीके से व्याख्या के साथ किया है। तो चलिए आज की क्लास को भी शुरू किया जाए और उसी तरीके से प्रश्नों को प्रैक्टिस किया जाए जिस तरीके से पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ इनको देखा। तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ देखिए, ये देखिए एक 30वां दिख रहा है। 30 प्रश्न हम लोगों ने देखिए पिछली क्लास में प्रैक्टिस किया था, तो ये उसी के आगे का है। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है कि ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पिघला हुआ पदार्थ रहता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया मैग्मा, दूसरा दिया लावा, तीसरा दिया राख, चौथा दिया गैस। तो ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाला जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसको देखिए गैस नहीं कहते हैं, राख नहीं कहते हैं, मैग्मा नहीं, बल्कि क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर का जो पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा होता है वह जब बाहर आता है तो सतह पर जब निकलता है तो उसको लावा के नाम से कहा, यानी जब पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के सतह के अंदर रहता है तब मैग्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे वो आप ऊपर बाहर निकलता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, लावा के नाम। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार सबसे शांत और ढालदार होता है, यानी वह कौन सा ज्वालामुखी है जो शांत होता है और ढालू होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया राख शंकु ज्वालामुखी, दूसरा दिया मिश्रित ज्वालामुखी, तीसरा दिया शिल्ड ज्वालामुखी और चौथा दिया फिशर ज्वालामुखी। तो इस तरीके से जो ज्वालामुखी होता है शांत और ढालदार, वो देखिए फिशर नहीं होता है, मिश्रित नहीं होता, राख शंकु नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है, शिल्ड ज्वालामुखी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सही उत्तर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि शिल्ड ज्वालामुखी जो है पतले लावा के धीमे प्रवाह से बनता है, जैसे मौना लोआ और हवाई द्वीप में इस तरह से जो है संरचना देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्षेत्र जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, यानी रिंग ऑफ फायर के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया अटलांटिक महासागर का किनारा, दूसरा दिया प्रशांत महासागर का किनारा, तीसरा दिया हिंद महासागर का किनारा और चौथा दिया है आर्कटिक महासागर का किनारा। तो जो क्षेत्र देखिए रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है वो देखिए अटलांटिक महासागर का किनारा नहीं है, हिंद महासागर का किनारा नहीं है, आर्कटिक महासागर का किनारा नहीं, बल्कि क्या है, प्रशांत महासागर का किनारा है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रशांत महासागर के किनारे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद शांत झील बनाता है, यानी वह कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट होने के बाद फिर शांत रूप से झील बनती है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है कैलबरा, दूसरा दिया है इसको काल्डेरा कहा जाता है, यहाँ पर कैलबरा हो गया, क्रेटर, गाइजर, फिशर। तो देखिए वह ज्वालामुखी जो विस्फोट के बाद शांत झील बनाता है, देखिए वो फिशर नहीं है, गाइजर नहीं है, क्रेटर नहीं, बल्कि काल्डेरा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि जब ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाता है और धंस जाता है तो उसमें जल भरकर झील बन जाती है और इसे देखिए काल्डेरा झील कहा जाता है। देखिए यहाँ पर काल्डेरा होगा, यहाँ काल्वेरा हो गया है, काल्डेरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यानी किस ज्वालामुखी को अब निष्क्रिय माना जाता है।
तो पहला ऑप्शन देखिए दिया मौना लोआ, दूसरा दिया है क्राकाटोआ, तीसरा है माउंट फूजी और चौथा दिया विसुवियस। तो इस समय जो ज्वालामुखी निष्क्रिय रूप से है वो देखिए मौना लोआ नहीं है, क्राकाटोआ नहीं है, विसुवियस नहीं, बल्कि माउंट फूजी जो है वो इस समय निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? तो आपका जापान में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। देखिए आंसर सी, व्याख्या क्या होगा कि माउंट फूजी जापान जो है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कई वर्षों से फटा नहीं है परंतु भविष्य में सक्रिय हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, गीजर क्या है? व्हाट इज गीजर? तो पहला ऑप्शन देखिए ज्वालामुखी का मुख, दूसरा दिया गर्म जल का फव्वारा, तीसरा दिया भूकंप का केंद्र और चौथा दिया लावा का प्रवाह। तो गीजर देखिए क्या है? लावा का प्रवाह नहीं है, भूकंप का केंद्र नहीं है, ज्वालामुखी का मुख नहीं है, बल्कि क्या है? गर्म जल का फव्वारा है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि गीजर जो है पृथ्वी की सतह से गर्म जल और भाप के रूप में निकलने वाला प्राकृतिक फव्वारा होता है, जैसे ओल्ड फेथफुल फव्वारा जो है यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसकी पढ़ाई को, अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया देखिए सिज्मोलॉजी, दूसरा दिया वल्केनोलॉजी, तीसरा दिया जियोलॉजी, चौथा दिया क्रेटेरोलॉजी। ज्वालामुखी का जो विस्फोट का अध्ययन किया जाता है उसको देखिए क्रेटेरोलॉजी नहीं, जियोलॉजी नहीं, सिज्मोलॉजी नहीं, बल्कि वल्केनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि वल्केनोलॉजी जो विज्ञान की वह शाखा है जो ज्वालामुखी की संरचना, प्रकार और उसके विस्फोटों का अध्ययन करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा ज्वालामुखी 1883 ईस्वी में विश्व के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था? यानी कौन सा ज्वालामुखी जो है बहुत तेजी से विस्फोट किया था और ये बहुत बड़े विस्फोट में से जाना जाता है? तो पहला देखिए माउंट एटना, दूसरा है माउंट पेली, तीसरा है क्राकाटोआ और चौथा है विसुवियस। तो वह ज्वालामुखी जो सबसे तेज विस्फोट में था, देखिए माउंट एटना नहीं था, माउंट पेली नहीं था, विसुवियस नहीं, बल्कि क्राकाटोआ था। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि 1883 ईस्वी में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज जो है 4800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों वाला देश है? पहला ऑप्शन दिया देखिए जापान, दूसरा दिया इंडोनेशिया, तीसरा इटली, चौथा अमेरिका। यानी वह देश जहां सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो देखिए अमेरिका नहीं है, इटली नहीं है, जापान नहीं, बल्कि कौन सा है? इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि इंडोनेशिया जो है प्रशांत महासागर यानी रिंग ऑफ फायर में स्थित है और यहाँ पर लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी यहाँ पर 100 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट विसुवियस किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन दीजिए इटली, दूसरा जापान, तीसरा फिलीपींस, चौथा चिली। देखिए माउंट विसुवियस जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ पर है? देखिए चिली में नहीं, फिलीपींस में नहीं, जापान में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? इटली में है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि माउंट विसुवियस जो है इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसने 79 ईस्वी में पोम्पेई नगर को नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप किस कारण से उत्पन्न होता है? यानी भूकंप के उत्पन्न का कारण पूछा जा रहा है। पहला देखिए चट्टानों में तनाव और टूटन से, दूसरा दिया वर्षा से, तीसरा है वायुमंडलीय दाब से, चौथा दिया सूर्य की गर्मी से। तो भूकंप देखिए सूर्य की गर्मी की वजह से नहीं, वायुमंडलीय ताप से नहीं, वर्षा से नहीं, बल्कि क्या होता है? जब पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों में टूटन होती है या उनमें आपस में तनाव होता है उसकी वजह से आता है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी की परतों में तनाव के कारण जब चट्टानें अचानक टूटती हैं तो ऊर्जा के रूप में कंपन तरंगें उत्पन्न होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भूकंप के केंद्र को क्या कहा जाता है? यानी भूकंप जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस केंद्र को क्या नाम से जाना जाता है? पहला देखिए दिया उपकेंद्र,
दूसरा दिया केंद्र, तीसरा दिया सिस्मिक बेल्ट, चौथा दिया फॉल्ट लाइन। तो भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ उसका केंद्र होता है, उसको देखिए फॉल्ट लाइन नहीं, सिस्मिक बेल्ट नहीं, उपकेंद्र नहीं, बल्कि फोकस या केंद्र कहा जाता है, हाइपोसेंटर भी इसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि भूकंप की तरंगे जो है पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से उत्पन्न होती है उसे केंद्र या हाइपोसेंटर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर केंद्र के ठीक ऊपर का जो बिंदु है वो क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया उपकेंद्र, दूसरा दिया सिस्मिक जोन, तीसरा दिया भूपटल और चौथा दिया है ट्रेंच। तो पृथ्वी की सतह पर जो केंद्र के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है जहां पर भूकंप का प्रभाव दिखता है वो क्या कहलाता है, देखिए ट्रेंच नहीं, भूपटल नहीं, सिस्मिक जोन नहीं, बल्कि एपी सेंटर या उपकेंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा, उपकेंद्र जो है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जहां भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखिए दिया मरकली पैमाना, दूसरा दिया रिक्टर पैमाना, तीसरा दिया विफर्ट पैमाना, चौथा दिया फारेनहाइट पैमाना। तो देखिए इन चारों पैमानों में से भूकंप की तीव्रता जिससे मापी जाती है, देखिए फारेनहाइट नहीं है, विफर्ट नहीं है, मरकली नहीं है, बल्कि कौन सा है, रिक्टर पैमाना है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि रिक्टर पैमाना जो है भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। इसका मान 0 से 9 प्लस तक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भूकंप के प्रभावों की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया रिक्टर पैमाना, दूसरा दिया मरकली पैमाना, तीसरा दिया हडसन पैमाना, चौथा दिया है कूपर पैमाना। तो देखिए भूकंप के प्रभावों की तीव्रता मापने के लिए जो पैमाना प्रयोग होता है, देखिए कूपर पैमाना नहीं है, हडसन नहीं है, रिक्टर नहीं, बल्कि क्या है, मरकली पैमाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि मरकली पैमाना जो है लोगों और भवनों पर भूकंप के प्रभावों को दर्शाता है। यह देखिए 1 से लेकर 12 तक के स्तरों में बटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भूकंप रिकॉर्ड करने का जो यंत्र होता है, यानी भूकंप रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है। तो देखिए पहला दिया बैरोमीटर, दूसरा दिया सिस्मोग्राफ, तीसरा दिया एनीमोमीटर, चौथा दिया हाइग्रोमीटर। तो भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र है देखिए वो हाइग्रोमीटर नहीं है, एनीमोमीटर नहीं है, बैरोमीटर नहीं, बल्कि क्या है, सिस्मोग्राफ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि सिस्मोग्राफ जो है पृथ्वी की कंपन तरंगों को दर्ज करता है और भूकंप की तीव्रता तथा अवधि को बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर भूकंप प्रवण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर जो भूकंप प्रवण क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया ज्वालामुखी बेल्ट, दूसरा दिया सिस्मिक बेल्ट, तीसरा दिया प्लेट सीमा, चौथा दिया ट्रेंच। तो पृथ्वी पर जो भूकंप प्रवण क्षेत्र है देखिए वो ट्रेंच नहीं, प्लेट सीमा नहीं, ज्वालामुखी बेल्ट नहीं, बल्कि सिस्मिक बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जहां बार बार भूकंप आते हैं वे क्षेत्र देखिए सिस्मिक बेल्ट कहा जाते हैं, जैसे प्रशांत सागर का जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ज्यादा भूकंप संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, यानी भारत में सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना कहां पर होती है। पहला देखिए राजस्थान, दूसरा दिया उत्तर पूर्व भारत, तीसरा दिया मध्य भारत, चौथा दिया दक्कन का पठार। तो भारत में जैसे सबसे ज्यादा भूकंप आने की जो संभावना है देखिए दक्कन के पठार में नहीं, मध्य भारत में नहीं, राजस्थान में नहीं, बल्कि उत्तर भारत में। ये जाके देखिए ये ऐसा क्षेत्र है जो भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि भारत का जो उत्तर पूर्व भाग है और हिमालय का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और यह सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी यहाँ पर जो है ज्यादा खतरा भूकंप आने का रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप का केंद्र कहाँ पर था, यानी 2004 में जो हिंद महासागर में भूकंप आया था उसका केंद्र किस देश में था।
तो पहला देखिए दिया इंडोनेशिया, दूसरा दिया श्रीलंका, तीसरा दिया भारत, चौथा दिया थाईलैंड। तो देखिए इस भूकंप का जो केंद्र वो थाईलैंड में नहीं था, भारत में नहीं, श्रीलंका में नहीं, बल्कि कहाँ पे था, इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया में ये भूकंप आया था और जिसकी वजह से हिंद महासागर में सुनामी आई थी। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि 2004 का जो विनाशकारी भूकंप था वो इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास आया था, जिससे क्या हुआ था, बहुत भयानक सुनामी हिंद महासागर में उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भूकंप तरंगों में से सबसे तेज गति किसकी होती है। यानी भूकंप के आने के बाद जो तरंगे निकलती हैं, तो 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं, तो उसी में पूछा जा रहा है कि सबसे तेज गति किसकी होती है। तो पहला देखिए दिया पी तरंग, दूसरा दिया एस तरंग, चौथा दिया एल तरंग और चौथा दिया सतही तरंग। तो देखिए सबसे तेज गति जो होती है वो देखिए सतही तरंगों की नहीं, एल की नहीं, यस की नहीं, बल्कि पी यानी प्राइमरी तरंगों की होती है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्राइमरी तरंगे जो है बहुत तेज गति से तीनों यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में ये गमन कर सकती है। ठीक, देखिए आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि पी तरंगे जो है सबसे पहले सिज्मोग्राफ पर दर्ज होती हैं। ये देखिए ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गति कर सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है अफ्रीका, दूसरा दिया एशिया, तीसरा दिया उत्तर अमेरिका, चौथा दिया है यूरोप। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप देखिए यूरोप नहीं है, उत्तर अमेरिका नहीं, अफ्रीका नहीं, बल्कि कौन सा है, एशिया है। ये देखिए जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामलों में सबसे बड़ा है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 30% क्षेत्र घेरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए यूरोप, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अंटार्कटिका, चौथा दक्षिण अमेरिका। तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप देखिए दक्षिण अमेरिका नहीं, अंटार्कटिका नहीं, यूरोप नहीं, बल्कि कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे से सबसे निकट है। यानी महाद्वीपों में सबसे निकट महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए दिया एशिया और यूरोप, दूसरा दिया यूरोप और अफ्रीका, तीसरा दिया उत्तर अमेरिका और एशिया और चौथा दिया अफ्रीका और एशिया। तो दो महाद्वीप जो सबसे नज़दीक है वो देखिए अफ्रीका और एशिया नहीं है, उत्तर अमेरिका और एशिया नहीं है, एशिया और यूरोप नहीं, बल्कि क्या है, यूरोप और अफ्रीका। ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इनके बीच की दूरी लगभग देखिए 14 से 15 किलोमीटर है। ठीक है, इसलिए सबसे नजदीक महाद्वीप है। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि यूरोप और अफ्रीका इन दोनों महाद्वीपों के बीच की दूरी देखिए सबसे कम है, जो लगभग 14 किलोमीटर है। ये दोनों देखिए स्पेन और मोरक्को के बीच में जो दूरी है, जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य से अलग होता है। जबकि देखिए एशिया और उत्तरी अमेरिका इन दोनों भी देखिए क्या है, एक दूसरे से नज़दीक है, लेकिन फिर भी इनके बीच की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर, यानी ये दूरी कम है, ये थोड़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अंध महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है किस महाद्वीप को। पहला ऑप्शन दिया है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा अंटार्कटिका, चौथा दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो अंध भी महाद्वीप के नाम से जो महाद्वीप जाना जाता है वो देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अंटार्कटिका नहीं, दक्षिण अमेरिका नहीं, बल्कि कौन सा है, अफ्रीका है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। से उत्तर क्या है, बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि अफ्रीका को है डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में इसका अधिकांश भाग जो है यूरोपियों के लिए अज्ञात था, इसलिए उन्होंने इसका नाम इस तरीके से रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कौन सा महाद्वीप है जो पूरी तरह से उसी भाग में है। पहला देखिए अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा यूरोप। तो देखिए पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप देखिए कौन सा है, तो अफ्रीका नहीं। अफ्रीका देखिए उत्तरी और दक्षिणी दोनों में है, एशिया नहीं है, यूरोप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, और ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, सी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एकमात्र महाद्वीप है।
अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा महाद्वीप बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ है रहता है, यानी बर्फ से ढका रहने वाला पूरी तरह से महाद्वीप कौन सा है? पहला देखिए यूरोप, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा एशिया, चौथा उत्तरी अमेरिका। तो वह महाद्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है वो देखिए उत्तरी अमेरिका नहीं है, एशिया नहीं है, यूरोप नहीं, बल्कि क्या है, अंटार्कटिका है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि अंटार्कटिका लगभग देखिए 98% बर्फ से ढका हुआ है और यह पृथ्वी का सबसे ठंडा तथा निर्जन महाद्वीप माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कंगारू की भूमि के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है, यानी कंगारुओं की भूमि के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? पहला देखिए दिया अफ्रीका, दूसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दिया दक्षिण अमेरिका, चौथा दिया एशिया। तो कंगारुओं की भूमि के नाम से जो महाद्वीप जाना जाता है देखिए वो एशिया नहीं है, दक्षिण अमेरिका नहीं है, अफ्रीका नहीं, बल्कि कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, नेशनल सिंबल माना जाता है इसको, और इसे इस महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू के नाम से जाना जाता है। कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, यानी वह महाद्वीप कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा देशों की संख्या है? पहला देखिए एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा दक्षिण अमेरिका। तो वह महाद्वीप जिसमें सबसे ज्यादा देश हैं देखिए वो दक्षिण अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है, एशिया नहीं, बल्कि कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक, देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि अफ्रीका में जो है कुल 54 देश हैं और यह किसी भी महाद्वीप की तुलना में सबसे अधिक संख्या वाला महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से प्रसिद्ध है, यानी किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो पहला देखिए दिया एशिया, दूसरा दिया यूरोप, तीसरा दिया अमेरिका, चौथा दिया अफ्रीका। तो वह महाद्वीप जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है देखिए एशिया नहीं है, यूरोप नहीं है, अफ्रीका नहीं, बल्कि कौन सा है, अमेरिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नए दुनिया के नाम से क्यों जाना जाता है कि इसको देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोजा गया था, तो ये यूरोपियों के लिए एक तरह नया महाद्वीप था, इसीलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा खोज के बाद अमेरिका को देखिए न्यू वर्ल्ड कहा गया, क्योंकि यह यूरोप के लिए एक नया भूभाग था, इसलिए इसका इस तरह से नाम दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट, कौन सा महाद्वीप जमा हुआ महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी किस महाद्वीप को जमे हुए फ्रोजन कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो पहला देखिए दिया अंटार्कटिका, दूसरा दिया यूरोप, तीसरा दिया एशिया, चौथा दिया ऑस्ट्रेलिया। तो वो महाद्वीप जो जमा हुआ कॉन्टिनेंट या फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है वो देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एशिया नहीं, यूरोप नहीं, बल्कि क्या है, अंटार्कटिका। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि अंटार्कटिका में जो तापमान है -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, इसलिए इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आज की क्लास में भी हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और मैंने आप लोगों को अपने तरीके से इनको अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी ऑप्शन में या किसी भी व्याख्या में अगर कोई डाउट लगता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो मैं उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।